नमस्कार। आज मैं अपनी कहानी समझौता का दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आई हूँ। प्रथम भाग में रीना और माया की जिंदगी में किस तरह से संघर्ष और समझौतों ने अपनी एक नई भूमिका बना ली थी। माया की जिंदगी में तो रोज की तरह से अपनी जिंदगी को जीना एवं समझौता करना था, पर रीना की जिंदगी भी कोई कम समझौते से भरी नहीं थी। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से। रीना केवल अपने आंखों के द्वारा या अपने चेहरे के द्वारा अपने हाव भाव की ओर संकेत देती हुई प्रतीत होती है। माया, रीना तुम्हें क्या पता, पति महाशय रोज शराब पीते हैं। रीना माया से कहती है, तुम मना क्यों नहीं करती पीने के लिए। माया रीना से कहती है, लाख बार समझाया कि मत पिया करो, पहले ही बाईपास सर्जरी हो रखी है, रोज मांस मच्छी और पीने के लिए चाहिए तो शरीर की क्या दुर्गति होगी और शरीर कितने दिन तक इन चीज़ों को सेवन कर पाएगा, संभाल पाएगा। रीना कुछ नहीं समझ में आता, ना सास सुनती है ना बेटा सुनता है, और उनकी तरह देख देख कर बच्चा भी अब अपनी ही मर्जी की करता हुआ दिखाई देता है। रीना माया से कहती है, भाई साहब करते क्या हैं। रीना का इतना कहना था कि माया जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ माया जी, मैंने कुछ गलत कह दिया। माया कहती है, नहीं कुछ गलत नहीं कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब है ये कुछ नहीं करते, रात दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं। वैसे तो इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है पर कोई भी काम नहीं करते, ना ही कहीं आते जाते, 24 घंटे घर और कंप्यूटर के आगे ही बैठे रहते हैं। रीना सोच में पड़ जाती है और कहती है माया से, तो घर का खर्च कैसे चलता है। माया, बहन वह तो पूछो ही नहीं, बेटे की फीस मेरे पीहर वाले देते हैं, घर का खर्चा माता यानी कि सासू माँ की पेंशन से चलता है। रीना माया की तरफ देखती रहती है और कहती है, तुम इतना सह कैसे लेती हो। माया दुखी मन से कहती है, मजबूरी, राजीव की यह दूसरी शादी है, पहली पत्नी मर गई। रीना पूछती है। माया कहती है, अरे नहीं नहीं, इन दोनों ने उसको घर में रहने लायक छोड़ा ही नहीं। रीना अचंभित होकर बोलती है, किन दोनों ने। मेरी सास और राजीव ने, वह बेचारी इनके जुल्मों से तंग आकर घर छोड़कर चली गई। परेशान किया घर वालों ने, राजीव ने, सासू माँ ने और मेरी 3 नंदों ने। दिन रात उसके पीछे लगी रहती थी। दोनों के रिश्तों में किसी भी तरह की कोई समझ थी ही नहीं, तो अलग हो जाना बेहतर समझा। दोनों के एक बेटी भी थी जो माँ अपने साथ ही ले गई। रीना कहती है, अच्छा तो तुमने क्यों की यह शादी। जब ये लोग रिश्ता लेकर आए थे तो बड़ा अपना घर कहकर रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था मेरे घर वालों ने, मेरे माता पिता ने। दिल्ली जैसे शहर में अपना मकान होना कोई छोटी बात नहीं है। रीना कहती है, हाँ ये तो ठीक कह रही हो, हमें ही देख लो, कभी इधर सामान लेकर ढोना पड़ता है तो कभी उधर उठाकर ले जाना पड़ता है। सारे सामान की दुर्गति हो गई है, कोई भी सामान ठीक रूप में है ही नहीं। जैसे शादी के वक्त माँ बाप ने दिया था वैसा उस सामान की अब दुर्दशा होने के कगार पर है। रीना माया से थोड़ा सा सहयोग रूप में अपनी बात कहते हुए समझती है और उसके लिए आगे बोलती भी है। माया रीना से कहती है, मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा कोई इच्छा भी नहीं रखी मेरे माँ बाप ने या मैंने। जिससे हो रही है उससे होने दो, केवल शादी हो रही है ना, शादी केवल हाँ कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज नहीं बता।
माया रीना से कहती है, मैं इतनी सुंदर भी नहीं थी, इसलिए ज्यादा कोई इच्छा भी नहीं रखी। जिससे शादी हो रही है केवल होने दो, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था मेरे पास। शादी के 1 साल तो किसी तरह से निकला, बाद में पता चला सारी कमियों का। रीना अब शायद भुगतना ही जीवन में लिखा है। एक बेटा है जो 8वीं कक्षा में SD पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। किसी तरह से किसी काबिल हो जाए तो जीवन सफल होगा। बातें करते करते कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। संभव आने वाले थे। रीना ने माया से कहा, आज बहुत वक्त निकल गया, कल बात करते हैं। माया शायद जाना नहीं चाहती थी पर जाना पड़ा। रीना अपने कमरे में चली जाती है पर उसके दिमाग में माया की कही हुई बातें ही चलती हैं। जैसे तैसे खाना बनाकर वह अपने कमरे में आती है और संभव के लिए चाय बनाकर ले आती है। संभव चाय के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम खाना खा लो, मुझे किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। रीना खाना खाकर संभव चला जाता है। रीना और रूबी भी भोजन करके कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाती हैं। रात के 2 बजे के करीब बेल बजती है। संभव फोन करके कहता है कि नीचे आके दरवाजा खोल दो। रीना दबे स्वर में दबे पांव नीचे जाती है और दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आ जाती है। रीना की आंख सुबह 8 बजे के करीब खुलती है। आज रूबी स्कूल नहीं जा पाई। देर से सोने के शायद यही परिणाम होते हैं। रीना ने जल्दी से उठकर घर का काम कर लिया, खाना बना दिया क्योंकि संभव को ऑफिस जाना था। संभव को ऑफिस भेजते ही रीना सोने के लिए चली गई और उसके बाद के लगभग 3 बजे घंटी बजने पर वह उठती है तो देखती है कि संभव फोन पर है और रीना फोन उठा लेती है। रीना संभव से कहती है, रात में एक बार नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो दोबारा बड़ी मुश्किल से आती है। संभव उधर से जवाब देता है, हाँ ये तो है, चलो सो जाओ। रीना, नहीं अब तो मेरी आंख खुल गई है, अब सोने का मन नहीं है। करो, क्या बात करनी थी तुम्हें? तुमने फोन क्यों किया? नहीं नहीं, वैसे ही किया, मन हो रहा था तुमसे बात करने का क्योंकि रात में तुमसे बात ही नहीं हो पाई। रीना ने कहा, चलो आकर बात करते हैं। यह कहकर रीना अपने लिए और रूबी के लिए खाना परोसने चली जाती है। खाना खाकर रूबी पड़ोस में खेलने के लिए चली जाती है और रीना टीवी देखने लगती है। 1-2 घंटे बाद रीना रूबी को आवाज देती है कि घर आ जाओ और अपना मनपसंद कोई भी कार्टून चैनल देख लो। रूबी हंसते खेलते अपना टीवी एंजॉय कर रही थी। शाम को रीना अपने छत पर घूम रही थी, तभी माया आ गई। रीना की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोली, और घर के काम हो गए? रीना हाँ कहकर संकेत देती है। उस दिन माया से ज्यादा बात नहीं हो सकी और माया कपड़े उतारकर नीचे चली गई। 2-4 दिन तक माया और रीना की मुलाकात नहीं हो पाई। 5वें-6ठे दिन रीना नीचे पार्क में घूम रही होती है, तभी माया अपनी बालकनी में से रीना को देख लेती है और नीचे उतरकर उसके साथ पार्क में घूमने लगती है और कहती है, और सुनाओ रीना, तुम कैसी हो? रीना, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? 5-6 दिन से ना तुम दिखाई दी ना ही मेरा मिलना हो पाया। माया हाँ कहते संकेत देती है, पर रीना माया से ज्यादा बात नहीं करती, अपने ही घूमने के रूप में लगी रहती है। माया उससे बात करना चाहती है क्योंकि उसके मन में बहुत सारी बातें हैं जो वह रीना को बताना चाहती है और कहती है, रीना हमारी बात अधूरी रह गई थी, अगर तुम्हारा मन सुनने का हो तो मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ, घूम ही तो रहे हैं, साथ में बातें भी हो लेंगी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से राजीव हमारा और अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, ना ही किसी
फैमिली फंक्शन वगैरह में जाते हैं, जब भी जाना होता है हम ही चले जाते हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं जाते। आज तक शादी होने के बाद एक बार भी पीहर मेरे साथ में नहीं गए। रीना बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है और कहती है कि उसकी माँ कुछ नहीं कहती या बहनें नहीं समझाती कि किस तरह से व्यवहारिकता निभाई जाती है। पर रीना की बात का शायद माया के पास उस वक्त जवाब नहीं होता। वह कहती है बहुत समझा लिया, पर वह एक कमरे के अंदर ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उसे बाहर ही नहीं आना चाहते। फिर मैंने कहा हाँ, मैंने भी कभी राजीव भैया को देखा नहीं है, ना ही वो निकलते हैं ना ही बात करते हैं। तो रीना कहती है कभी मौका लगा तो मैं छत पर उन्हें लेकर आऊंगी और तुमसे मिलवाऊंगी। वो बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है। माया बहुत दुखी है क्योंकि उसे शादी होने के बाद कोई भी जीवन में सुख नहीं मिला, जिसके कारण वह अपनी आत्मपीड़ा पल पल झेलती हुई नजर आती है। रीना से बहुत कुछ कहना चाहती है, उसके बारे में सुनना चाहती है, पर अपनी पहले कहना चाहती है, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वह अपनी बात किसी से साझा करना चाहता है। अकेलेपन के कारण वह किसी से अपनी बात नहीं कह पाती, तो रीना एक माध्यम मिलती है जिसके कारण वह अपनी बात उससे कहना चाहती है। पर रीना भी थोड़ा सा उकता जाती है। ये सब उसको पता है, माया को पता है कि रीना मेरे से ज्यादा बात नहीं करना चाहती, मैं ही उससे बात करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वह घूमती है फिरती है और कहती है कि माया रीना से कहती है कि रीना मैं ही बात करती हूँ, तुम तो करती ही नहीं हो। रीना माया से कहती है कि मुझे तुम्हारी सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तुम कह रही हो वह कहीं ना कहीं मुझ पे भी गुजर रहा है और मैं उसे झेल रही हूँ। तो मैं अपनी बात तुमसे बाद में कहूँगी, तुम ही अपनी बताओ। बस रीना, यही सब चीज़ चली जा रही है। सुबह उठती हूँ, काम वगैरह करती हूँ और रात तक इतनी थक जाती हूँ क्योंकि राजीव किसी काम में हाथ नहीं बटाते और सासू माँ काम में हाथ बटाने की बजाय और ज़्यादा उसे बड़ा कर देती हैं, फैला देती हैं, जिसके कारण मैं उनसे भी कोई काम नहीं करवाती। पर फिर भी वह अपनी बेटियों से मेरे बारे में अंट शंट ही बोला करती है। रीना बोलती है कि तुम आज की नारी हो, तुम आज इस तरह से क्यों झेल रही हो? अपने परिवार वालों को कहो, राजीव से बात करो। मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेरी शादी को आज 15-16 साल हो गए हैं रीना। मैंने हर वो प्रयास किया, पर प्रयास कभी कभार विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते, जिसके कारण मुझे यहीं रहना है, यहीं जीना है। अब समझ में ये नहीं आ रहा बेटे की फीस के लिए माता पिता को कब तक दुखी करती रहूं। एक तो उन्होंने शुरू से मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज वह मेरे ही बच्चे की फीस भर रहे हैं और लगातार बहुत शर्मिंदगी हो रही है। पर क्या करूं, कोई चारा नहीं है। पति ढंग का हो तो शायद सारी चीजें सफल हो जाती हैं, किसी के आगे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर मेरे जीवन में ऐसा कोई भी सुखद पल नहीं लिखा। एक एक करके सारे जेवर भी बिकते जा रहे हैं, जिसके कारण और आत्मपीड़न बढ़ती जा रही है। बेटे की परवरिश कैसे करूं, कैसे घर का खर्च कर चलाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। रीना ने कहा कि आप कोई कोर्स क्यों नहीं कर लेती हैं? आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लीजिए, जिससे कि आपकी आर्थिक व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार हो जाए। घर बैठे आपको आमदनी भी होगी, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, अपने बेटे की देखरेख भी कर लेंगी। माया थोड़ा सोच विचार कर कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। रीना कहती है हाँ पैसे तो चाहिए, पर आप कहें तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकती हूँ कि आपका जितना भी खर्चा हो रहा है उसका 40% मैं दे दूंगी। माया की आंखों में चमक आ जाती है कि आज 3-4 महीने ही मिले हुए हैं और रीना किस तरह से मेरी सहायता करना चाहती है। वह उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। धन्यवाद रीना आपका। नहीं नहीं, एक दूसरे की मेहनत या एक दूसरे के साथ के कारण ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। मुझे भी किसी ने मदद की थी तो मैं भी तुम्हारे साथ यही प्रक्रिया कर रही हूँ, क्योंकि जैसा आप दोगे वैसा ही जीवन में आपको मिलेगा, ऐसे मेरे गुरुजन कहते थे। तो उसी प्रयासों में मैं भी लगी हुई हूँ।
तो माया आप कोशिश करो और कोई भी 1-2 घंटे के लिए कोई ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लो और फिर अपने ही घर में खोल लेना। माया सिर हिलाते हुए और धन्यवाद करती हुई अपने घर की ओर चली गई। आगे की कहानी अंतिम रूप में मैं तीसरा इसका भाग लेकर प्रस्तुत होंगी, तब आगे की कहानी को हम आगे सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। धन्यवाद।